गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू योर चैनल भौत की पाठशाला। कल जो हम पढ़ाए थे, इसके पिछले वाले लेक्चर में जो हम पढ़ाए थे वो हम पढ़ाए थे कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें हमने डिस्कशन किया था कि संचार किसे कहते हैं, संचार प्रणाली होता क्या है, इसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ठीक है। और आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि संचार की कौन कौन सी विधि होती है, मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता हमारे संचार प्रणाली में क्यों पड़ी, और मॉडुलन या मॉड्यूलेशन कितने प्रकार का होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा ये रहेगा, संचार की विधि। संचार की विधि। संचार की विधि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हम इन शॉर्ट इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो हम अपनी बातों को किसी के सामने कितने तरीके से प्रस्तुत करते हैं, इसकी कितनी विधि होती है, तो मेरा आंसर होगा दो विधि। तो संचार की विधि कितना हुआ? दो। संचार की विधि कितना होता है, तो आंसर आएगा दो। फिर से होगा कौन कौन। तो जो आपका पहला मेथड है उसका नाम है बिंदु से बिंदु, बिंदु से तो संचार। और जो मेरा सेकेंड मेथड है उसका नाम है प्रसारण। प्रसारण। बिंदु से बिंदु संचार को अगर हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। और प्रसारण को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का नाम आई थिंक आप लोग सुना भी होगा। प्रसारण, रेडियो प्रसारण हो रहा है, टीवी में प्रसारण हो रहा है, शायद सुना भी होगा। तो प्रसारण को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। अब दोनों को हम एक एक कर करके डिस्कस करते हैं। जो मेरा पहला मेथड है या पहला टॉपिक है उसका नाम है बिंदु से बिंदु संचार। बिंदु से बिंदु संचार। ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम को बनाते हैं। बड़ा प्यारा सा डायग्राम है, अच्छे से। यहाँ पे दो इंसान बनाते हैं। एक इंसान ये है और एक इंसान आपका, अब पूछिए कि ये दोनों है कौन। तो ये जो है वो आपका एक नाम इसका देते हैं जिसका हम ज़्यादा यूज करते हैं, जग्गा। और ये इंसान कौन है? हम बोलेंगे जग्गा की गर्लफ्रेंड है। ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पे ये जग्गा ने अपने गर्लफ्रेंड को एक सूचना भेजा, हाय। ठीक है। अब हमको ये बताइए कि यहाँ पे सूचना भेजने वालों की संख्या कितना है? एक। कौन है? जग्गा। सूचना को प्राप्त करने वाले की संख्या भी कितना है? एक। कौन है? उसकी गर्लफ्रेंड। तो बताइए कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेंडर कितना है। अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेंडर कितना है, सूचना भेजने वालों की संख्या कितना है, तो हर एक बच्चा समझेगा एक है। कौन? जग्गा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेंडर, तो मेरा आंसर क्या आएगा? एक। कौन आएगा? भेजने वाले का नाम बताओ। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ रिसीवर, नंबर ऑफ रिसीवर
कितना लोग इसको बोलते हैं नंबर ऑफ यूजर, तो इसकी भी संख्या कितना है? एक। यानी कि जिस संचार में भेजने वालों की संख्या भी एक हो और उस सूचना को प्राप्त करने वालों की संख्या भी एक हो, तो ऐसे संचार को हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका हम परिभाषा भी लिख देते हैं, क्योंकि ये परिभाषा आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, परिभाषा। परिभाषा किसका परिभाषा? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का। वैसा संचार, परिभाषा क्या होगा? वैसा संचार जिसमें सूचना भेजने वालों की संख्या एक ना भेजने वालों की संख्या या एक तथा सूचना को प्राप्त करने वाला सूचना को प्राप्त करने वालों की संख्या भी भी एक हो से बिंदु से बिंदु संचार कहते हैं। उसे बिंदु से बिंदु संचार कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं टेलीफोन। इसमें भी बातचीत जो होती है वो कितने लोग के बीच होती है? दो लोग के बीच होती है। टेलीफोन। मोबाइल। ब्लूटूथ, इसमें जो फाइल का ट्रांसफ़र होता है वो कितने के बीच होता है? दो के बीच होता है ना? ब्लूटूथ। फैक्स मशीन। इस मशीन के वैसे हम आगे भी पढ़ाएंगे। इस मशीन के माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह तक सेंड कर सकते हैं। वो भी किसके माध्यम से? वायर के माध्यम से। टेलीफोन में पहले वायर यूज होता था, वैसे ही इस मशीन में जो है वायर का प्रयोग होता है, और इस वायर के माध्यम से डाटा एक जगह से दूसरी जगह हम भेज सकते हैं, है ना? तो ये सभी एग्जाम्पल जो है वो कौन सा कम्युनिकेशन का हुआ? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का, जिसे हिंदी बोलते हैं बिंदु से बिंदु संचार। अगर इसका हम दूसरे विधि की बात करते हैं, तो दूसरे विधि का जो नाम है वो आपका है प्रसारण। ठीक है, प्रसारण। तो का सेकेंड मेथड है, उस मेथड का नाम क्या है? प्रसारण। इसमें पता ही होगा इसको क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। इसका एक हम फिगर बनाते हैं। एक टीवी है, इस टीवी में एक इंसान कुछ स्पीच दे रहा है, और सामने जो है वो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग प्रकार का। कुछ सेल किया हुआ है, कोई स्माइल किया हुआ है, कोई कुछ किया हुआ है ना? ये सभी का सभी, यहाँ से मान लीजिए कि ये इंसान ने कुछ बोला, और ये लोग जो है वो सुनने वाले हैं, जिसको हम श्रोता भी बोलते हैं कभी कभी। तो बताइए कि यहाँ पे यूजर की संख्या कितना हुआ? 4। यानी कि 2 से अधिक हुआ ना? तो यहाँ पे यूजर को एक नाम दे दिया जाता है कि यहाँ पे यूजर कितना है, तो बहुत सारा है, अर्थात उसको बोलते हैं मल्टी यूजर। मल्टी यूजर।
यानी कि अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ यूजर यहाँ पे कितना है, 4। नंबर ऑफ सेंडर कितना है, जो मैसेज को सेंड कर रहा है टीवी के माध्यम से, तो हम बोलेंगे 1। नंबर ऑफ सेंडर जो है वो कितना है, 1 है। और नंबर ऑफ यूजर जो है वो कितना है, 1 से अधिक है, अर्थात उसको हम कौन सा यूजर बोलते हैं, मल्टी यूजर। यानी कि अगर इसका अगर परिभाषा हम लिखने का प्रयास करें, तो इसका परिभाषा ये होगा कि वैसा संचार जिसमें सूचना भेजने वालों की संख्या 1 तथा सूचना प्राप्त करने वालों की संख्या 1 से अधिक हो, उसे प्रसारण कहते हैं। और प्रसारण का अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो प्रसारण जो है टेलीविज़न, सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है? टेलीविज़न, है ना? फिर इसके एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल, क्या एक बेस्ट एग्जांपल कौन हो जाएगा? टेलीविज़न। और क्या हो सकता है? रेडियो। और क्या हो सकता है? इंटरनेट। ये सब के माध्यम से हम ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, अर्थात प्रसारण कर सकते हैं। तो बताइए कि संचार के कितना विधि हुआ? 2, कौन-कौन? बिंदु से बिंदु संचार, दूसरा हो गया प्रसारण। दोनों के बारे में हम अच्छे से समझ लिए। अब हम इस बात का डिस्कशन करेंगे कि मॉडुलन किसे कहते हैं, मॉडुलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, और मॉडुलन कितने प्रकार का होता है। ये तीनों सवाल जो है वो 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने टॉपिक को लिख लेते हैं, कौन कौन सा टॉपिक पे हम लोग को चर्चा करना है। टॉपिक पे चर्चा करेंगे, वो आपका पहला टॉपिक होगा मॉडुलन क्या है। ये सवाल कितने नंबर के पूछे जाते हैं? जो दूसरा टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे, वो हम ये करेंगे कि संचार प्रणाली में मॉडलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। हाँ, संचार प्रणाली में, संचार प्रणाली में मॉडलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये भी अपने आप में एक सवाल 2 नंबर का बनता है। और जो हम तीसरा टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, उसका नाम है मॉडलन का प्रकार। मॉडलन का प्रकार। तो बताइए कि हम कौन-कौन सा टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक अभी होगा मॉडलन किसे कहते हैं, मॉडलन की आवश्यकता संचार प्रणाली क्यों पड़ी, और मॉडलन कितने प्रकार का होता है। इसको समझने से पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसको हम अच्छे से समझते हैं। अगर वो समझ में आ जाएगा, तो ये 3 टॉपिक मेरे लिए बेहद ही आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक डायग्राम बनाते हैं। ये ट्रांसमीटर हो गया, और ये जो है वो ट्रांसमीटर का एंटीना हो गया। ये आपका रिसीवर हुआ, और ये रिसीवर का एंटीना हुआ। अब बताइए कि जो हम लोग कुछ बोलेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा? सूचना तरंग। क्या कहलाएगा? सूचना तरंग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिग्नल, इंफॉर्मेशन वेव, है ना? तो हम जो भी कुछ बोल रहे हैं, वो सीधे कहाँ पे जाएगा? ट्रांसमीटर के पास। ये सीधे नहीं जाता है, इसके पहले इसके अंदर में एक डिवाइस लगा रहता है, पहले वो काम करता है। तो ट्रांसमीटर में एक डिवाइस लगा होता है, और उस डिवाइस का नाम होता है मॉड्यूलेटर। क्या नाम होता है इसका? मॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। मॉड्यूलेटर का एक डिवाइस है, और इसका काम होता है कम आवृत्ति को अधिक आवृत्ति में बदलना।
ठीक है? तो जो भी हम कुछ बोलते हैं, वो कहाँ पे गया? मॉड्यूलेटर के पास। जो हमने कुछ बोला वो आपका क्या कहलाया? इन्फॉर्मेशन वेव। फॉर्मेशन वेव, या हम इसको बोल सकते हैं इनपुट सिग्नल। पुट, जो भी हम कुछ बोलेंगे उसका नाम क्या पड़ा? इनपुट सिग्नल। या हम क्या बोल सकते हैं? फॉर्मेशन वेव, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सूचना तरंग। ना तरंग, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो अभी फिलहाल बोल रहे हैं वो आपका कौन सा तरंग कहला रहा है? सूचना तरंग, या उसको हम क्या बोल रहे हैं? इनपुट सिग्नल। और इनपुट सिग्नल का एक विशेषता बताते हैं कि इसकी आवृत्ति, आवृत्ति कम होती। अब इससे घाटा क्या है? तो घाटा ये है कि जिस सिग्नल की आवृत्ति कम होती है उसके पास ऊर्जा भी कम होता है, और अगर ऊर्जा कम होगा तो ये लंबी दूरी तक जा नहीं पाएगा। ठीक है? तो हमें क्या करना है कि लंबी दूरी तक ट्रेवल करने के लिए आवृत्ति को बढ़ाना पड़ेगा, और इस आवृत्ति को बढ़ाने के लिए हम एक डिवाइस का प्रयोग करते हैं, और उस डिवाइस का नाम है मॉड्यूलेटर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोले? एम। ये जो मॉड्यूलेटर है, ये मॉड्यूलेटर क्या करता है? तो हम ये बोलेंगे कि ये जो मॉड्यूलेटर होता है, ये आपका, ये जो मॉड्यूलेटर है वो आपके आप सिग्नल के आवृत्ति को बढ़ाकर किसके पास भेज देगा? ट्रांसमीटर के पास। तो ऐसा मॉड्यूलेटर क्या किया कि इसकी आवृत्ति को बढ़ा दिया? यहाँ पे बाहर से एक तरंग का प्रयोग करते हैं, और उस तरंग का नाम है वाहक तरंग। कौन सा तरंग? वाहक तरंग। तरंग का नाम क्या पड़ गया? वाहक, वाहक तरंग। ठीक है? इसका नाम क्या पड़ गया? वाहक तरंग। वाहक तरंग। इस वाहक तरंग की जो खासियत होती है, तरह, ओके सॉरी।
तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि जो इनपुट सिग्नल होती है, इसकी आवृत्ति बहुत कम होती है और इस आवृत्ति को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हम एक डिवाइस का प्रयोग करते हैं और उस डिवाइस का नाम है मॉड्यूलेटर, और मॉड्यूलेटर बाहर से एक तरंग का प्रयोग करता है, और वो तरंग कौन सा होता है, वाहक तरंग। और ये तरंग जो है, इसकी खासियत ये है कि इसकी आवृत्ति अधिक होता है। अब ये मॉड्यूलेटर करता क्या है कि मॉड्यूलेटर जो है वो दोनों को मिला देता है। जैसे इसकी आवृत्ति कम है और इसकी आवृत्ति ज़्यादा, अगर हम दोनों को मिला देंगे तो ये कम आवृत्ति वाला जो तरंग है वो अधिक आवृत्ति वाले तरंग के साथ वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। तो बताइए कि दोनों को मिलाने का काम किसको किसको, इनपुट सिग्नल को और वाहक तरंग को मिलाने का काम किसका हुआ, मॉड्यूलेटर का। और जब ये दोनों तरंगे मिल जाती है तो एक नया तरंग का निर्माण करती है और उसका नाम है मॉड्यूलित तरंग। कौन सा तरंग, मॉड्यूलित तरंग। किसको किसको मिलाने से बनता है, तो हम बोलेंगे इनपुट सिग्नल और वाहक तरंग को मिलाने से किसका निर्माण होता है, मॉडली तरंग का निर्माण होता है। और यहाँ से जो है वो आपका मॉडली तरंग को प्रसारित कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो यहाँ से दोनों तरंग मिलके कौन सा तरंग का निर्माण किया, तो आप लोग बोलिएगा मॉडुलित, मॉडुलित तरंग। और ये तरंग जो है वो चैनल के माध्यम से कहाँ तक पहुँचा, तो हम बोलेंगे भैया ये जो पहुँचा वो रिसीवर के एंटीना तक पहुँचा। और कौन सा तरंग पहुँचा, तो यहाँ पे भी ये कौन सा तरंग पहुँचा, मॉडुलित तरंग। लेकिन लेकिन हमें क्या चाहिए, जो मेरा रियल आवाज़ है वो चाहिए। यहाँ पे रिसीवर के बगल में, ठीक है, रिसीवर के बगल में एक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है और उस डिवाइस को हम बोलते हैं डीमोडुलेटर। क्या बोलते हैं इसको, डीमोडुलेटर। और ये डीमोडुलेटर जो है वो आपको जो रियल आवाज़ है उसको अलग करके देता है ना। यानी कि वाहक तरंग जो था उसको अलग कर दिया, और जो मेरा ओरिजिनल साउंड था उसको अलग कर दिया, और जो ओरिजिनल साउंड है उसको हम बोलते हैं आउटपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल, ठीक है। और यहाँ से जो अलग हुआ वो कौन सा तरंग अलग हो गया, हम बोलेंगे वाहक तरंग। इसको हम फिर से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस आ गई थी, है ना। फिर से एक बार अच्छे से सुनिएगा, फुल अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले दो चीज़ है, एक है ट्रांसमीटर, एक है रिसीव। दोनों को कनेक्ट कौन किया हुआ है, चैनल, ठीक है। दोनों पे क्या लगा हुआ है, एंटीना लगा हुआ है, ठीक। अब जो हमने बोला उसका नाम दिया इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन वेव, जिसकी आवृत्ति बहुत कम होती है। और ये तरंग जो है वो लंबी दूरी तक ट्रेवल नहीं कर सकता है। इसको लंबी दूरी तक ट्रेवल करवाने के लिए एक सपोर्ट की आवश्यकता है, और वो सपोर्ट आपका कौन सा तरंग है, वाहक तरंग। और ये सपोर्ट कौन दिलाएगा, तो एक डिवाइस दिलाएगा जिसका नाम है एम फॉर मॉड्यूलेटर, जो आपके लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे दोनों सिग्नल को मिलाने का काम किसका किसका, इनपुट सिग्नल और वाहक तरंग को मिलाने का काम, दोनों को सुपरपोज्ड करने का काम कौन सा डिवाइस का हो गया, मॉड्यूलेटर का। और ये मॉड्यूलेटर फिर किसको भेजता है, ट्रांसमीटर को। और ट्रांसमीटर जो है वो अपने एंटीना के माध्यम से किसको भेज देता है, रिसीवर को। तो ये बताइए हमको कि इनपुट सिग्नल और वाहक तरंग को मिलाने से जो नया तरंग का निर्माण हुआ उसका नाम क्या पड़ा, मॉड्यूलेट तरंग। और ये तरंग यहाँ से चलता हुआ कहाँ पे पहुँच गया,
रिसीवर के पास। लेकिन यहाँ पे जो रिसीवर के पास जो सिग्नल पहुँचा उसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमें तो अपना रियल आवृत्ति वाला आवाज़ चाहिए ना। तो वहाँ पे फिर से हमको अलग करना पड़ेगा, किसको किसको, इनपुट सिग्नल को और किसको, वाहक तरंग को। तो वहाँ पे जोड़ने का काम किसका था, मॉड्यूलेटर का, और यहाँ पे अलग करने का काम किसका है, डी मॉड्यूलेटर। डी फॉर डी मॉड्यूलेटर, वहाँ पे वाहक तरंग को अलग कर दिया गया और आउटपुट सिग्नल को अलग कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा बहुत बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं, जो मेरा टॉपिक था कि मॉडलन क्या है, अपने टॉपिक पे आते हैं। जस्ट वेट। ठीक है, तो मेरा जो टॉपिक था वो ये था, मॉडलन से हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलेशन। ठीक है, अगर हम मॉडुलेशन की बात करते हैं तो ये जो है वो कुछ नहीं है, यह एक प्रकार का प्रोसेस है। क्या है ये, प्रोसेस है। और ये प्रोसेस किसके अंदर होता है, तो हम बोलेंगे ये प्रोसेस जो होता है वो मॉडुलेटर के अंदर होता है। कौन करता है, मॉडुलेटर। मॉडुलेटर डिवाइस करता है। ठीक है, तो बताइए कि मॉडलन एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है, और ये प्रोसेस कौन सा डिवाइस करता है, मॉडुलेटर। अब ये हमको समझना है कि इस प्रोसेस के अंतर्गत होता क्या है। तो इसमें जो होता है वो ये होता है आपका, जो अपना सूचना तरंग है, सूचना तरंग को वाहक तरंग के ऊपर अध्यारोपित किया जाता है। वाहक तरंग के ऊपर अध्यारोपित किया जाता है। ठीक है, तो अगर 2 नंबर का परिभाषा ये आता है कि मॉडलन से आप क्या समझते हैं, तो परिभाषा बिल्कुल आसान है। तो ये बोलना है आपको, वैसी प्रक्रिया जिसमें सूचना तरंग को वाहक तरंग के ऊपर अध्यारोपित किया जाता है उसे मॉडलन कहते हैं। अध्यारोपित करने से हुआ ये कि जो कम आवृत्ति वाला तरंग था वो अधिक आवृत्ति वाले तरंग में बदल गए, है ना। तो अगर ये परिभाषा आता है तो परिभाषा हम लिख सकते हैं, वैसी प्रक्रिया जिसमें सूचना तरंग को वाहक तरंग के ऊपर अध्यारोपित किया जाता है उसे मॉडलन कहते हैं। अब सवाल ये रहा कि मॉडलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, मॉडलन की आवश्यकता संचार प्रणाली में क्यों पड़ी, अब इस बात पे डिस्कशन करते हैं। मॉडलन की आवश्यकता संचार प्रणाली में क्यों पड़ी। ये सवाल जो है वो ऑलरेडी आपका बिहार बोर्ड में जो है वो पूछा हुआ है, और इसकी जो औकात है वो आपका कितने नंबर का है भाई, 2 नंबर का है। ठीक है, तो मॉडलन से हमें फ़ायदा क्या हुआ, इसका आवश्यकता पड़ा क्यों, है ना। तो सबसे बड़ा फ़ायदा हम बताने वाले हैं, क्यों पड़ा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला फ़ायदा, टावर की ऊंचाई को कम करने के लिए। किसकी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई को, ऊंचाई को कम करने के लिए।
इस बात को थोड़ा-सा अच्छे से, अगर जो हम बोलते हैं उसकी आवृत्ति तो कम होती है, और जिसकी आवृत्ति कम होती है उसका ऊर्जा भी कम होगा, और ऊर्जा कम होगा, और अगर हमें लंबी दूरी तक भेजना है तो हमें लंबे टावर की आवश्यकता पड़ेगा, अर्थात 1000 किलोमीटर लंबा टावर, 2000 किलोमीटर लंबा टावर। क्या ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है? नहीं। तो हम मेरे पास एक जुगाड़ आया कि हम टावर को तो लंबा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। और आवृत्ति को बढ़ाने के लिए हम कौन सा डिवाइस का प्रयोग किया था? मॉड्यूलेटर का। ठीक है, तो आवृत्ति बढ़ने से क्या होगा? हम ये जानते हैं कि जो आपका टावर का ऊंचाई है वो लेमडा अपॉन 4 के समानुपाती होता है, और ये कई बार जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया सवाल है। कहाँ पे पूछा गया सवाल है भाई? ऑब्जेक्टिव। कि जिसका तरंग धैर्य, जहाँ पे एच को हम बोलते हैं हाइट ऑफ टावर। क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ टावर। ठीक है। और लेमडा को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा का उसमें जो आपका एंटीना का ऊंचाई है उसका भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो टावर की ऊंचाई को कम करने के लिए हम मॉडलन का प्रयोग करते हैं, और टावर का जो ऊंचाई होता है वो लेमडा बटा 4 के समानुपाती होता है। ठीक है। आगे। आगे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम जानते हैं कि वी नो डैट जो आवृत्ति, जिसका आवृत्ति कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। ये बात जो है वो आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि जिस तरंग की आवृत्ति कम होती है उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, और जिसकी आवृत्ति कम होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। यानी कि जो मेरा मॉड्यूलेटर काम किया वो क्या किया? आवृत्ति को बढ़ा दिया। आवृत्ति को बढ़ाने का मतलब उसका तरंगदैर्घ्य क्या हुआ? कम गया। और अगर तरंगदैर्घ्य कमेगा, अगर आपका तरंगदैर्घ्य कम जाएगा तो हाइट भी टावर का क्या हो जाएगा? घट जाएगा। शायद ये बात जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आवृत्ति तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवृत्ति ज़्यादा तो तरंगदैर्घ्य कम, और आवृत्ति को हमने बढ़ा दिया अर्थात तरंगदैर्घ्य को क्या कर दिए? घटा दिए, और तरंगदैर्घ्य को घटाने से टावर का ऊंचाई क्या हो गया? घट गया। दूसरी बात, दूसरी बात, सूचना को सूचना को लंबी दूरी तक सूचना को लंबी दूरी तक प्रसारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए। तो इतना लिखने के बाद आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर मिल जाएगा। कि मॉडलन की आवश्यकता संचार प्रणाली में क्यों पड़ा? तो इसका पहला आंसर ये होगा कि टावर की ऊंचाई को कम करने के लिए, और हम जानते हैं कि टावर का जो ऊंचाई है लेमडा बाई 4 के समानुपाती होता है। ठीक है। दूसरा ये हुआ कि सूचना को लंबी दूरी तक प्रसारित करने के लिए। इतना लिखने के बाद कितना नंबर मिल जाएगा आपको? 2 मार्क्स। ठीक है। तीसरा टॉपिक जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम था मॉडलन का प्रकार। क्या नाम था उसका? मॉडलन का प्रकार। मॉडलन का प्रकार। मॉडलन का प्रकार। ठीक है।
तो मॉडलन जो है वो आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, और तीनों का हम नाम भी बता देते हैं। जो आपका पहला हुआ जिसका नाम है आयाम मॉडलन। क्या नाम है इसका? आयाम मॉडुलन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन। एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन। जो दूसरा है उसका नाम है आवृत्ति मॉडुलन। टी मॉडुलन से हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन। और जो तीसरा प्रकार है का नाम है कला मॉडुलन। जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फेज मॉडुलेशन। तो मॉडलन आपके कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का। कौन कौन? आयाम मॉडलन, आवृत्ति मॉडलन और कला मॉडलन। ये भी एग्जाम में कितने नंबर का सवाल बनता है? 2 नंबर का सवाल बनता है। और इसका जो डिस्कशन है वो अगले आने वाले वीडियो में हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अगर नहीं समझ में आवे, कमेंट के माध्यम से हमें बताने की कोशिश भी कीजिएगा, है ना? तो आज का टॉपिक यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।